हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वंस अगेन मोस्ट वेलकम एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आज के हमारे इस भारतीय संविधान के सेशन में स्वागत है। और आज का हमारा जो टॉपिक है जिसका नाम है राज्यों का पुनर्गठन, भाग 1 के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डियर आज के सेशन में। तो जितने भी लोग हैं सारे लोग तैयार हो जाइए। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, राज्यों का पुनर्गठन, जिससे काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में। और आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो डियर, आज के इस टॉपिक को बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही बारीकी के साथ हम लोग समझेंगे कि राज्यों का पुनर्गठन है क्या, कौन कौन से आर्टिकल आते हैं, किस तरह से राज्यों का पुनर्गठन किया जाता है। सारी चीज़ों को, बहुत ही सारे तरीकों को शानदार तरीके से आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं इस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारतीय संविधान के आज के हमारे टॉपिक में। ठीक है, तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं डियर आज का हमारा सेशन। सबसे पहले आप सभी दोस्तों को एक बार सेशन को आप सभी लोग जो है शेयर कर दीजिए, जितने भी आपके दोस्त हैं डियर। और एक बार सेशन को आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक कर दीजिएगा सारे लोग सेशन को। ठीक है, आइए शुरू करते हैं डियर आज का हमारा सेशन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है राज्यों का पुनर्गठन का। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं हमारे देश में डियर, अगर हम राज्यों की बात करें तो इस समय हमारे देश में अगर हम बात करें तो लगभग 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित यानी यूनियन टेरिटरीज हैं हमारे देश में। आखिर इन राज्यों का पुनर्गठन होता कैसे है, जिस टॉपिक को आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम है भाग 1, जो हमारे संविधान के भाग 1 में आता है। और इसके अंतर्गत आज हम डिस्कस करने वाले हैं डियर आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 एंड आर्टिकल 4 के बारे में। सारी चीज़ों को बहुत ही डिटेल के साथ समझेंगे। जितने भी हमारे दोस्त हैं सारे लोगों से रिक्वेस्ट है कि सारे जो भी आपके दोस्त हैं सबको इनवाइट कीजिएगा डियर आज के सेशन में। बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आज का आपका ये सेशन। ठीक है, चलिए आइए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन डियर। और जैसा हमें पता है कि हमारे देश में टोटल इस समय कितने राज्य हैं, तो 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। और इन सारी चीज़ों को, जो राज्यों का गठन है या संघ जो राज्य हैं उनका गठन, सारी चीज़ें भाग 1 के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, इनमें से जो भी चीज़ें हैं ये राज्यों का पुनर्गठन आपका टॉपिक है डियर। यहाँ पर हमें जो डिस्कस करना है वो सबसे पहले इनका गठन क्या होता है, उसके बाद इन राज्यों का जो पुनर्गठन होता है इनके निर्माण की प्रक्रिया क्या है। दूसरा जो हम डिस्कस करेंगे वो क्या है कि हमारे जो राज्य के गठन होते हैं उनको किस तरह से गठित किया जाता है, कहाँ पर उसके प्रस्ताव पेश किए जाते हैं, किन किन से इसकी परमिशन ली जाती है, तब जो है राज्यों का गठन किया जाता है। उसके बाद जो हम देखेंगे कि राज्यों का जो पुनर्गठन है भारत में शुरू से यानी 1947 से लेकर के हमारे देश में राज्यों का पुनर्गठन किस हिसाब से किया गया 15 अगस्त 1947 के बाद से। क्योंकि जैसा हमें पता है कि उस समय डियर हमारे देश, जो हमारा देश है वो कई सारे रियासतों में बटा था और लगभग उस समय हमारे देश में 562 देशी रियासतें थी। और इतनी बड़ी रियासतों को, इतनी बड़ी संख्या में जो हमारा देश बटा हुआ था, इन सभी को एक साथ इकट्ठा करना ये बहुत ही बड़ी बात थी। जो हमारे देश के उस समय के जो होम मिनिस्टर थे, जिनका नाम क्या था, होम मिनिस्टर जी का जिनका नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनके प्रयासों से हमारा देश आज एकजुट हो सका। और इन्हीं की वजह से जो है डियर हमारे देश में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की स्थापना भी की गई है इन्हीं के नाम से। तो आइए चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन डियर। और सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे आर्टिकल 1 के बारे में। अनुच्छेद 1 में आखिर है क्या भारत के बारे में, हमारे देश के संविधान में। तो याद रखिएगा डियर, आर्टिकल जो 1 है उसमें सिंपल सी एक बात कही गई है कि हमारे देश का जो संविधान है उसमें बोला गया है इंडिया दैट इज भारत। क्या लिखा गया है? इंडिया दैट इज भारत। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये जो वर्ड आपके सामने हम लिख रहे हैं, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। क्या लिखा गया है? इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। यहाँ पर हम जो देखेंगे वर्ड जो है डियर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो इंडिया है ये हमारा रिप्रेजेंट करता है मॉडर्न इंडिया को, यानी जो ब्रिटिश इंडिया है। और ये जो भारत है हमारे देश की आधुनिकता, हमारे देश की प्राचीनता को बताता है। क्योंकि भारत जो है प्राचीन समय में हमारे देश का, भारत
जो वंश था उनके नाम पर, भरत के राजा भरत के नाम पर रखा गया था। और ये दोनों वर्ड जो है भारत की आधुनिकता और प्राचीनता दोनों को दर्शाते हैं। जो पहले लाइन है हमारे संविधान की, इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। और यहां पर ये जो आपका यूनियन है, इस वर्ड पर काफी ज्यादा विवाद भी हुआ है, क्योंकि भारत क्या है, एक यूनियन है। यानी जो पहला विवाद था कि वो एक यूनियन है या फिर वो ग्रुप ऑफ स्टेट है, यानी स्टेट का ग्रुप है, या फिर एक प्रकार का या फेडरल है। आखिर ये सारी चीजें होती क्या है डियर, कि यूनियन है या ग्रुप है या फिर फेडरल है। तो सारी चीजों को हम लोग समझेंगे अभी क्रम से, क्या क्या होती है, यूनियन क्या होता है, ग्रुप क्या होता है, या फिर फेडरल क्या होता है। इस तीनों तथ्यों पर काफी सारा मतभेद था जब इस पहली लाइन को हमारे देश के संविधान के आर्टिकल 1 में लिखा गया था। ठीक है, तो आर्टिकल 1 में क्या चीजें लिखी गई हैं वो बातें समझिएगा। इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, ये वर्ड लिखा गया है हमारे अनुच्छेद 1 में। और ऐसा क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया कि भारत का नाम हमारे संविधान के आर्टिकल 1 में क्या है, तो लिखा गया भारत अर्थात इंडिया, या इंडिया अर्थात भारत। ठीक है, ये हमारे संविधान में आर्टिकल 1 में लिखा गया है। दूसरा आर्टिकल हमारा क्या है डियर, अनुच्छेद 2 की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 2 में क्या लिखा गया है कि हमारे देश में सबसे पहले बात क्या है, नए राज्यों की स्थापना। ठीक है, नए राज्यों की स्थापना, पहला जो पॉइंट है वो है नए राज्यों की स्थापना, या ठीक है, पहला पॉइंट है नए राज्यों की स्थापना। दूसरा क्या है कि नए राज्यों का प्रवेश। नए राज्यों की स्थापना की मतलब क्या होता है डियर, यानी कोई नया राज्य स्थापित किया जाए। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक तेलंगाना राज्य बनाया गया आंध्र प्रदेश से अलग करके, तो एक नया राज्य स्थापित हो गया। या फिर नए राज्यों का प्रवेश। नए राज्यों के प्रवेश का मतलब क्या होता है, जो पहले हमारे भारत में ना रहा हो और अधिग्रहण के माध्यम से कि उसको जो है हमारे देश में शामिल किया गया है, इसको कहते हैं नए राज्यों का प्रवेश। तो ये दोनों चीजें, यानी नए राज्यों की स्थापना या नए राज्यों के प्रवेश, इन दोनों को जो करने की शक्ति है ना, वो किसके पास है डियर, संसद के पास है। ऐसा किसमें लिखा हुआ है, तो आर्टिकल 2 में अनुच्छेद 2 में ऐसा लिखा गया है कि नए राज्यों की स्थापना या नए राज्यों का प्रवेश जो है किसके माध्यम से किया जाता है, संसद के माध्यम से किया जाता है। इन दोनों चीजों में जो राज्य की भूमिका है ना डियर, वो क्या होती है, राज्य की भूमिका होती है 0। ठीक है, राज्य की भूमिका क्या होती है, शून्य होती है। राज्य इस पे कुछ भी नहीं कर सकते। सारे तरह के प्रावधान बनाने का जो कार्य होता है वो संसद के द्वारा किया जाता है। वर्तमान में अगर हम अभी हमने जैसे डिस्कस किया कि भारत में कितने राज्य हैं, तो भारत में टोटल 28 स्टेट्स हैं। और कितने यूनियन टेरेटरीज हैं डियर, तो 8 यूनियन टेरेटरीज हैं। ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो अनुच्छेद 2 में क्या लिखा गया डियर, नए राज्यों की स्थापना और नए राज्यों का प्रवेश। ये किसमें प्रावधान किया गया है, आर्टिकल 2 में किया गया है। क्रम से सारी चीजों को समझिएगा डियर, तो आसानी से आपको सारी चीजें इस भाग 1 से संबंधित जो भी पॉइंट है, सारी चीजें बहुत ही आसानी से समझ में आएंगे। हमारे साथ सिर्फ आप लास्ट तक जुड़े रहिए और देखिएगा ये टॉपिक आपको कितनी आसानी से तैयार होने वाला है। अब अगर आर्टिकल 3 की बात करें डियर, तो इसमें आर्टिकल 3 में आखिर क्या लिखा गया है, मतलब इसमें है आर्टिकल 3 की अगर हम पहले पॉइंट की बात करें, तो आर्टिकल 3 का पहला पॉइंट होता है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों का विलय करके एक नया राज्य बनाया जाना। मतलब क्या होता है, अगर 2 या 2 से अधिक राज्य हैं, ठीक है, 2 या 2 से अधिक राज्य हैं, तो उनको मिला करके, राज्यों को मिला करके क्या किया जाना, एक नया राज्य बनाया जाना। ठीक है, राज्यों को मिला करके एक नया राज्य, अगर आप लोग लिखना चाहें तो लिखते भी रहिएगा सारी चीजें, एक नया राज्य बनाना। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये है, ये इसमें प्रावधान किया गया कि 2 या 2 से अधिक राज्यों को विलय करके जो है एक नया राज्य बनाया जा सकता है। दूसरा पॉइंट क्या है आर्टिकल 3 में, मतलब ये है कि राज्यों की सीमा को घटाना या बढ़ाना, यानी राज्यों का जो बॉर्डर होता है, राज्यों की जो सीमा है उसको घटाना या बढ़ाना। ठीक है, यानी इसको कम करना या ज्यादा करना, कौन से राज्य में विस्तार करना है, कौन से राज्य की आकृति को कम करना है, इन सारी चीजों को। उसके अलावा तीसरा पॉइंट हमारा क्या है कि राज्य की सीमा में, राज्यों की सीमा को घटाना या बढ़ाना, उसकी यानी उसमें परिवर्तन करना। सिंपल से ये तीनों ऑप्शन याद रखिएगा कि उसको घटाया भी जा सकता है, बढ़ाया भी जा सकता है, किसी भी प्रकार का परिवर्तन करना। ठीक है, और उसके अलावा उनके नामों में परिवर्तन करना, राज्यों के
नामों में परिवर्तन करना, राज्यों के नामों में परिवर्तन करना, नामों में परिवर्तन, ये 3 ऐसे पॉइंट हैं। यानी पहला क्या है, 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिलाकर एक नए राज्य का निर्माण करना, राज्यों की सीमा को घटाना या बढ़ाना, या उनका नाम परिवर्तन करना, या फिर राज्यों के नामों में परिवर्तन। इन तीनों चीजों का जो प्रावधान है डियर, इसको करने की शक्ति किसके पास होती है? इन सारी चीजों को करने की शक्ति होती है संसद के पास। ऐसा इसमें प्रावधान किया गया कि ये सारी चीजें संसद के माध्यम से की जा सकती हैं। ये किस में लिखा गया है? तो आर्टिकल 3 में। सारे पॉइंट को ध्यान से समझते हुए चलिएगा। और नेक्स्ट हमारा है आर्टिकल 4। आर्टिकल 4 क्या कहता है डियर? आर्टिकल 4 कहता है कि जो भी चीजें आर्टिकल 2 में और आर्टिकल 3 में, किसमें? आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में जो भी चीजें बताई गई हैं, उन सभी को जो है 2 और 3 में जो भी चीजें आपको बताई गई हैं, उनका आर्टिकल यानी अनुच्छेद किसमें? 300 जो आपका 68 है, 368 जो आपका आर्टिकल है डियर, जिसमें हम कहते हैं संविधान में संशोधन का जो आर्टिकल है, आर्टिकल 368 में जो है उसके तहत उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है। यानी ये आर्टिकल 2 और 3 में जो भी आपके प्रावधान किए गए हैं, उसमें आर्टिकल 368 के तहत संशोधन नहीं किया जा सकता है, ऐसा बताया गया है किसमें? आर्टिकल 4 में। यानी आर्टिकल 2 और 3 में संसद के द्वारा जो भी प्रावधान किए जाएंगे, उनको आर्टिकल 368 के तहत संशोधित नहीं किया जा सकता है। ये ऐसा चीजें बताई गई है। अब कुछ लोगों के माइंड में आ रहा होगा कि आर्टिकल 368 है क्या? तो आर्टिकल 368 के डियर, जिसकी इसको याद रखिएगा, ये एक प्रकार का संशोधन का जो है एक प्रकार का अधिकार प्रोवाइड करता है हमारे संविधान को। ये भी आपके 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका विशेष बहुमत का, 368 विशेष बहुमत का, ठीक है। सारे पॉइंट को ध्यान से समझिएगा। विशेष बहुमत का होता है, और दूसरा होता है डियर कौन सा? विशेष बहुमत प्लस, दूसरा कौन सा होता है? विशेष बहुमत प्लस में आपका साथ में होता है राज्यों का, यहां पर राज्यों का समर्थन, ठीक है। विशेष बहुमत किसमें होना चाहिए? तो लोकसभा और राज्यसभा में, लोकसभा और राज्यसभा में विशेष बहुमत होना चाहिए, साथ में राज्यों का समर्थन होना चाहिए, ठीक है। आधे से अधिक राज्यों का, कितना? 1/2, आधे से अधिक राज्यों का जो है क्या होना चाहिए डियर? समर्थन होना चाहिए। इसको कहते हैं विशेष बहुमत सेकेंड टाइप। तो 2 प्रकार के विशेष बहुमत आप यहां देख रहे होंगे, ठीक है। 2 प्रकार के विशेष बहुमत होते हैं जिसके तहत आर्टिकल 368 के तहत किसी भी चीज में संशोधन किया जाता है। विशेष बहुमत 2 प्रकार के होते हैं। पहला जिसमें लोकसभा और राज्यसभा केवल बहुमत के साथ किसी भी प्रस्ताव को पारित कर दें, और दूसरा क्या होता है जिसमें लोकसभा प्लस राज्यसभा तो पारित करेंगे ही, साथ में आधे से अधिक राज्यों का भी उसमें बहुमत होना चाहिए। तो ये बातें थी हमारे संविधान में भाग 1 यानी आपके अनुच्छेद 1, 2 और 3 और 4 में क्या थी? तो अनुच्छेद 1 में कहा गया कि इंडिया एक भारत, इंडिया दैट इज फॉर अस शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। आर्टिकल 2 में क्या बोला गया कि राज्यों की जो स्थापना और नए राज्यों का प्रवेश है वो संसद के द्वारा किया जाएगा। इसमें राज्य की भूमिका बिल्कुल क्या होती है? नगण्य होती है। और इस समय हमारे भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। उसके अलावा क्या है डियर? अनुच्छेद 3 में तो 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिलाकर एक नया राज्य बनाया जाना, या फिर राज्यों के बॉर्डर में परिवर्तन करना किसी भी प्रकार का, उसको कम करना या ज्यादा करना, या फिर उनके नाम में परिवर्तन करना, ये सारी चीजें किसके द्वारा की जाएंगी? तो संसद के द्वारा की जाएंगी। लेकिन इसमें आर्टिकल जो 4 है वो कहता है कि आर्टिकल 2 और 3 में जो भी चीजें कही गई हैं डियर, वो आर्टिकल 368 यानी जो संशोधन का आर्टिकल है उसके तहत इसमें संशोधन नहीं किया जाएगा, बल्कि इसमें जो संशोधन होता है वो विशेष बहुमत से किया जाता है, ठीक है। आर्टिकल 368 में जो संशोधन होता है 2 प्रकार के होते हैं। एक विशेष बहुमत जिसमें लोकसभा प्लस राज्यसभा का बहुमत होता है, और दूसरी प्रकार का जो विशेष बहुमत होता है डियर, उसमें सेकेंड टाइप में क्या होता है? लोकसभा और राज्यसभा के साथ साथ आधे से अधिक राज्यों का जो है समर्थन होना
चाहिए। अब आइए जो है बढ़ते हैं डियर हमारे राज्यों के निर्माण की प्रक्रिया पर। आखिर राज्य हमारे देश में बनते कैसे हैं, किस प्रकार से हमारे देश की संसद के द्वारा उनका निर्माण किया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा सबसे पहला जो पॉइंट हमें याद रखना है कि मान लीजिए अगर किसी राज्य का निर्माण करना है, सपोज दैट एक नए राज्य का निर्माण करना है, तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, तो सबसे पहला जो पॉइंट होना चाहिए डियर, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति होनी चाहिए। क्या, किसी प्रकार का इस तरह का प्रस्ताव लाने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति होनी जरूरी है, तभी जो है राज्यों के निर्माण से संबंधित किसी भी विधेयक को जो है सदन में लाया जा सकता है। बिना राष्ट्रपति के पूर्व परमिशन के इसको सदन में पेश नहीं किया जा सकता है। ये आप पहला पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, उसके अलावा दूसरा पॉइंट क्या बनता है डियर कि जिस भी राज्य से यानी संबंधित जो राज्य होगा जिसके बारे में ये प्रावधान या विधेयक लाया जाना है, संबंधित राज्य की सहमति होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, संबंधित राज्य की सहमति होनी चाहिए। लेकिन ये एक बात याद रखिएगा, ये जो बात है संबंधित राज्य की सहमति, ये हमारे मूल संविधान में नहीं थी। ठीक है, मूल संविधान में ऐसा प्रावधान डियर नहीं किया गया था कि संबंधित राज्य से भी पूछना पड़ेगा कि हमें संशोधन क्या करना है। ठीक है, लेकिन जो है आपके एक संशोधन किया गया था, 5वां संविधान संशोधन। कौन सा, 5वां संविधान संशोधन किया गया था डियर 1955 में। 5वां संविधान संशोधन, सारे पॉइंट याद रखिएगा ढंग से। जो भी आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन हो, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करते हैं डियर, सारे एग्जाम के लिए 5वां संविधान संशोधन 1955 में इसको किया गया था। इसी के तहत जोड़ा गया कि राज्यों को भी सहमति देने का अधिकार है। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा अगर मान लीजिए कोई राज्य है जो सहमति नहीं देता है, तब क्या होगा, तब जो है केंद्र जो है बाध्य नहीं है। राज्य की सहमति ना देने पर भी जो केंद्र जो है एक प्रकार से बाध्य नहीं है, वो अपने प्रकार से उसमें संशोधन कर सकता है। ठीक है, राज्य विधानमंडल अगर राज्य की सहमति ना दे तो केंद्र पूरी तरह से जो है उस काम को कर सकता है, लेकिन सहमति लेना एक बार उसके लिए अनिवार्य है। ऐसा हमारे 5वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रावधान किया गया है। उसके अलावा अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है कि विधेयक जो आया है, जिस विधेयक को लाया गया है संशोधन के लिए, राज्यों के पुनर्निर्माण के लिए डियर, उस विधेयक को जो है लोकसभा में प्लस राज्यसभा में अलग अलग, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में अलग अलग, ये पॉइंट याद रखिएगा, दोनों में अलग अलग जो है इसको साधारण बहुमत के साथ पहले आपको पास करना पड़ेगा। ठीक है, दोनों में अलग अलग साधारण बहुमत के साथ इसको क्या करना पड़ेगा, पास कराना पड़ेगा। साधारण बहुमत होना चाहिए, बहुमत ये याद रखिएगा। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में कैसा होना चाहिए, साधारण बहुमत के साथ इसको पास कराया जाना चाहिए। अगर यहां से पास हो जाता है तो वो जो है परिवर्तन हो जाता है। क्यों, अब यहां से राष्ट्रपति के पास क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि कोई भी चीज जब लोकसभा या राज्यसभा में पास होती है तभी वो कानून बनता है जब राष्ट्रपति की परमिशन उस पर लगती है, मोहर लगती है। तो डियर आपको बताएं, हम पहले सबसे यहां पर देखेंगे राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति मिल चुकी है, तो दोबारा राष्ट्रपति के पास जाने की कोई उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति की परमिशन तो पहले ही थी। ठीक है, इसलिए यहीं पर आपका लोकसभा और राज्यसभा में पास होने के बाद वो विधेयक जिस भी प्रकार का हो, किसी भी प्रकार के राज्य के निर्माण का, तो वो प्रक्रिया वहां पर संपन्न हो जाती है। ऐसा प्रावधान है। ठीक है, अब याद रखिएगा ये सारे पॉइंट जो भी अभी हमने डिस्कस किया, राज्यों की पूर्व राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के साथ, उसके अलावा संबंधित राज्य की सहमति जो पहले नहीं थी लेकिन बाद में उसको जोड़ दिया गया है, और साथ में लोकसभा प्लस राज्यसभा दोनों में अलग अलग जो है साधारण बहुमत के साथ उसको पेश कर दिया जाए और वो पास हो जाए, तब हमारे नए राज्यों के निर्माण की प्रक्रिया संपन्न होती है। ठीक है, इस तरह से हमारे भारत देश में नए राज्यों का निर्माण होता है डियर। अब अगर राज्यों के पुनर्गठन की बात करें हमारे देश में, भारत देश की अगर हम बात करें कि राज्यों का पुनर्गठन आखिर हुआ कैसे था, तो जैसा कि हम जानते हैं हमारे देश जो है डियर 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था। लेकिन उस समय जो है हमारा देश जो था एक तरह का क्या था, अगर इसके पहले की बात करें तो भारत में 3 कंडीशन थी डियर। कौन सी 3 कंडीशन? पहली थी कॉलोनी। ठीक है, क्या थी? पहली थी इसकी कॉलोनीज। ठीक है,
दूसरी कंडीशन भारत की थी एक डोमिनियन स्टेट की, किसकी? डोमिनियन स्टेट की, ठीक है। और तीसरी कंडीशन हमारे इंडिया की है, वो है रिपब्लिक जो आज है, ठीक है। ये तीनों आखिर होते क्या है, तो याद रखिएगा। कॉलोनीज का मतलब क्या होता है? 15 अगस्त 1947 से पहले जब भारत में ब्रिटिश का शासन था, तब वो भारत ब्रिटिश के अंडर में काम करता था पूरी तरह से, तब वो भारत का क्या था? एक प्रकार का उपनिवेश यानी कॉलोनी था। लेकिन जब 1947 में भारत देश हमारा आजाद हो गया, लेकिन भारत का संविधान लागू नहीं हुआ था। भारत में वही संविधान चलता था जो पहले से था उन कॉलोनीज के समय में। तब इस देश को यानी 1950 तक 26 जनवरी 1950 तक हमारा देश क्या था? एक डोमिनियन स्टेट था, जब तक हमारे देश का संविधान लागू नहीं किया गया। लेकिन जैसे ही हमारे देश का संविधान लागू हुआ, तय उसी समय जो है हमारे देश में एक राष्ट्राध्यक्ष हो गया, राष्ट्रपति, और हमारे देश को जो है रिपब्लिक देश का दर्जा मिल गया। तो ये सारे पॉइंट याद रखिएगा। आखिर कॉलोनी, डोमिनियन और रिपब्लिक, ये तीनों आखिर होते क्या हैं, और भारत कब कब किस परिस्थिति में इन सारी स्थितियों को भारत ने फेस किया था। तो भारत की जो आजादी है वो 15 अगस्त 1947 को हुई थी डियर, 1947 में। और इस समय भारत एक कॉलोनी था, इसके पहले कॉलोनी था, सारी चीजें याद रखिएगा। और इस दिन जो है भारत का डिवीजन हो गया 2 पार्ट में, जिसका नाम था भारत और इधर आपका पाकिस्तान, ठीक है। पाकिस्तान जो है 2 पार्ट्स में भारत का डिवीजन हो गया। लेकिन अगर हम भारत की बात करें तो उस समय यहां पर 562 रियासतें थी, देशी रियासतें। कितनी? लगभग 562 देशी रियासतें थी हमारे देश में। और इतनी बड़ी रियासतों को इकट्ठा करना, क्योंकि सारे एक दूसरे में लड़ते रहते थे, और इनको इकट्ठा करना, एक यूनिटी में बांधना जो है एक बहुत ही बड़ी समस्या थी हमारे देश के लिए। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होना था, नहीं तो हमारे देश में गृह युद्ध जैसी स्थिति हो जाती। जब हर जगह जो है इसी तरह की स्थितियां होती, एक रियासतें दूसरे रियासतों से लड़ती रहती, तो ठीक है। तो अब इसमें जब हमारे देश की आजादी हुई थी डियर, इसमें प्रावधान क्या किया गया था? तो प्रावधान के बारे में अगर आपको बताएं तो सबसे पहली चीज याद रखिएगा कि इसमें यह प्रावधान किया गया था कि जो देशी रियासतें हैं, सबसे पहला इनके लिए क्या नियम था कि ये चाहे तो भारत में शामिल हो या तो पाकिस्तान में। पहला पॉइंट क्या था? चाहे तो भारत में या पाकिस्तान में, ठीक है, या पाकिस्तान में, दोनों में से कहीं पर भी शामिल हो सकती हैं, या पाकिस्तान में शामिल हो सकती हैं, ठीक है। इस पहला पॉइंट इसको याद रखिएगा, या तो भारत में शामिल हो सकती हैं या तो पाकिस्तान में हो सकती हैं। दूसरा पॉइंट क्या था? दूसरा ये पॉइंट था कि यदि वे चाहें तो स्वतंत्र रह सकते हैं। क्या था? यदि वे चाहें तो क्या हो सकते हैं डियर? वो स्वतंत्र भी रह सकते हैं, कोई उनको डिस्टर्ब नहीं करेगा, ठीक है। तो इस प्रकार की ये जो समस्या थी, क्योंकि जो देशी रियासतें थी ये तो भारत में भी जा सकती थी, पाकिस्तान में भी जा सकती थी, और अपने तरीके से भी अपना शासन चला सकती थी स्वतंत्र रह करके। और ये बहुत ही बड़ी एक तरह की बीमारी थी जो अंग्रेजों के द्वारा भारत को दी गई थी। क्योंकि अगर भारत में स्वतंत्र राष्ट्र कहीं बीच में अगर हो गया, मान लीजिए कि भारत पूरा स्वतंत्र है, मध्य प्रदेश बीच में जैसा है, उसको क्या किया गया, कोई स्वतंत्र राष्ट्र बन गया, तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम होगी हमारे देश के अंदर। वो जो भी चाहे जब भी चाहे नहीं न जाने कितने सारे अनावश्यक गतिविधियों को पैदा कर सकता है। और इस समस्या से निपटना बहुत ही बड़ी जरूरत थी उस समय हमारे देश में। और उसी समय हमारे देश के गृह मंत्री बनाए गए थे, नाम क्या है डियर? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हैं, फिर उन्होंने अपना खेला शुरू किया, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने इन्होंने अपना खेला स्टार्ट किया और 559 देशी रियासतों को भारत में मिला लिया। कितने? 559 देशी रियासतों को भारत में उन्होंने विलीन कर लिया। अब 559 तो हो गई, बची कितनी? 3 ऐसी देशी रियासतें थी डियर जो भारत में शामिल नहीं हुई थी। अगर उन देशी रियासतों की बात करें, आखिर वो देशी रियासतें जो हैं वो कौन है? तो उन देशी रियासतों का नाम आपके सामने है। पहला है आपका जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। 559 देशी रियासतों को भारत में तो शामिल कर लिया गया, लेकिन ये 3 जो हैं बहुत ही ज्यादा नौटंकी कर रहे थे और इनको आसानी से, कहते हैं ना लात के भूत जो होते हैं बात से नहीं मानते, सेम वही चीजें इनके साथ भी थी, ठीक है। तो
इनको जो है किसी न किसी तरह से भारत में तो शामिल करना ही था। तो सबसे जो पहला नंबर आता है वो आता है किसका? जूनागढ़ का। जूनागढ़ की अगर हम बात करें डियर, तो यहां पर क्या किया गया, भारतीय आर्मी को भेज करके वहां पर जनमत संग्रह कराया गया था। क्या किया? जनमत संग्रह। यहाँ का जो है जनमत संग्रह कराया गया। भारत को बहुमत के साथ इसमें वोटिंग हुई भारत की, क्योंकि सारे नागरिक जो हैं वो भारत में रहना चाहते थे। ठीक है, भारत में सारे नागरिक रहना चाहते थे। इस प्रकार से यहाँ का जो शासक था वो छोड़ करके भाग गया इस पूरे जूनागढ़ साम्राज्य को, और इसको जो है भारत में इसका विलय कर लिया गया। यानी पहला जो पॉइंट है जूनागढ़ के संबंध में याद रखिएगा कि जनमत संग्रह के द्वारा इसको जो है भारत में शामिल किया गया था। ठीक है, दूसरा जो था वो था हैदराबाद। हैदराबाद की भी कंडीशन क्या थी डियर, यहां पर एक ऑपरेशन चलाया गया था जिसका नाम है ऑपरेशन पोलो। ठीक है, इसका नाम क्या था डियर? ऑपरेशन पोलो इसका नाम था, जो हैदराबाद को मुक्त करने के लिए जो है हैदराबाद को भारत में शामिल करने के लिए चलाया गया था। एक प्रकार की क्या थी, एक पुलिस कार्यवाही थी, और इसको जो है हैदराबाद को इस पुलिस कार्यवाही के द्वारा भारत में शामिल किया गया था। याद रखिएगा, पुलिस कार्यवाही के द्वारा जो है हैदराबाद को भारत में शामिल किया गया था। और तीसरा था जम्मू और कश्मीर। जम्मू और कश्मीर में एक्चुअली जब इनको शुरू में बोला गया तो इनका ना हम सबसे अलग रहेंगे, लेकिन फिर बाद में क्या हुआ डियर, पाकिस्तान ने इनके ऊपर कर दिया आक्रमण। अब ये बेचारे डर गए, यहाँ के जो राजा थे वो डर गए जम्मू कश्मीर के, और भाग के पहुंच गए हमारे प्रधानमंत्री नेहरू जी के पास में कि हमें बचा लीजिए। तो नेहरू जी ने कहा ठीक बचा तो लेंगे, लेकिन एक शर्त पर है। क्या? कि आप कीजिए पहले हस्ताक्षर, वो था विलय पत्र। विलय पत्र पर हस्ताक्षर कीजिए कि हम आपको बचाएंगे और हमारे देश में आप इसमें शामिल हो जाएंगे। तो विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया गया उनके द्वारा, और विलय पत्र पर हस्ताक्षर के माध्यम से ही जम्मू कश्मीर को भारत में शामिल किया गया। तो ये तीनों ऐसे नाम हैं, याद रखिएगा, जो उस समय हमारे देश में शामिल नहीं हुए थे। अलग अलग गतिविधियों के माध्यम से इनको भारत देश में शामिल किया गया था। जूनागढ़ को जनमत संग्रह के द्वारा, हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो यानी पुलिस कार्यवाही के द्वारा, और जम्मू कश्मीर को विलय पत्र पे हस्ताक्षर के माध्यम से भारत में शामिल किया गया था। और इन्हीं सारी चीजों के द्वारा जो 562 देशी रियासतें हैं, इनको भारत में शामिल कराने की वजह से ही सरदार पटेल को डियर क्या कहा जाता है, भारत का बिस्मार्क। भारत का बिस्मार्क कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को, याद रखिएगा। भारत का बिस्मार्क, बिस्मार्क कौन था? तो जर्मनी का था, यही जिसने जर्मनी का एकीकरण किया था, याद रखिएगा, बिस्मार्क। और इन्हीं को कहा जाता है भारत का बिस्मार्क, क्योंकि इन्होंने भारत जो इतने भागों में बटा हुआ था उस पूरे भारत को यूनाइट किया, भारत को एक किया, जैसा भारत आज हमारा दिखता है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट याद रखिएगा। इस जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर और सारे राज्यों को किस प्रकार से संग्रहित किया गया। ठीक है, और उसके बाद डियर अगर हम बात करें तो जून 1948 में, कब? जून में 1948 में, याद रखिएगा 1948 में एक बीजी खेर, कौन था? बीजी खेर। ठीक है, जून 1948 में डियर एक लोग थे जिनका नाम है बीजी खेर। उन्हीं की अध्यक्षता में एक प्रांतीय जो है गठन किया गया था भाषाई प्रांतीय आयोग का। कौन सा? भाषाई प्रांतीय आयोग का गठन किया गया था 1948 में। सारे पॉइंट याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम के लिए। जून 1948 में जो है बीजी खेर के नेतृत्व में एक भाषाई प्रांतीय आयोग के जो है गठन किया गया था डियर। ठीक है, एक मिनट, इनका नाम था, सॉरी, इनका नाम है एसके धर। ठीक है, एसके धर इनका नाम है, याद रखिएगा, एसके धर। ठीक है, इनका गठन किया गया था जिसे, और इसको जो है रिपोर्ट दी गई थी, इसका रिपोर्ट सौंपा गया था दिसंबर में। जो आपकी कमेटी बनाई गई थी इसने 1948 के दिसंबर में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी और बताया था कि जो राज्यों का पुनर्गठन है वो प्रशासन के आधार पर किया जाना चाहिए, ना कि भाषा के आधार पर। ठीक है, यानी एक रिपोर्ट मांगी गई थी कि आखिर जो हमारे देश में इतने सारे रियासतें हैं उनको आखिर कैसे बनाया जाए। तो सबसे पहली कमेटी भाषाई प्रांतीय आयोग बनी थी 1948 में एसके धर की अध्यक्षता में डियर, और इसने 1948 में अपनी रिपोर्ट दी और उसमें क्या कहा कि भारत में प्रशासनिक आधार पर, किसके आधार पर? प्रशासनिक आधार पर, प्रशासन के आधार पर भारत में राज्यों का पुनर्गठन किया जाना चाहिए। किसके आधार पर डियर?
प्रशासन के आधार पर, यानी राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए, भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए, ये भी इसमें प्रावधान किया गया था। ठीक है, लेकिन एक कमेटी और आपकी बनाई गई थी डियर, JVP, कौन सी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभिषिता रमैया, 3 लोगों की एक कमेटी बनाई गई दिसंबर 1948 में। 1948 में डियर इन्होंने क्या किया, इन एक रिपोर्ट थी जिसको कहते हैं अप्रैल 1948 में इन्होंने एक रिपोर्ट बनाई। अप्रैल 1948 में क्या उसमें था, तो इन्होंने भी क्या कहा कि बिल्कुल जो रिपोर्ट दी गई है वो बिल्कुल सही है और प्रशासन के आधार पर ही राज्यों का पुनर्गठन किया जाना चाहिए। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, जब ये सारी चीजें चल रही थी तभी हमारे देश में दक्षिण में, ठीक है, दक्षिण भारत में 1952 में डियर, 1952 में एक व्यक्ति थे रामल्लू, ठीक है, एक व्यक्ति थे, उनका नाम था पोटी श्री रामल्लू। नाम सही से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पोटी रामल्लू जो हैं, इन्होंने क्या किया डियर, आंदोलन शुरू कर दिया। ठीक है, पोटी रामल्लू जो है इन्होंने आंदोलन शुरू कर दिया और 52 दिन के जो है उपवास के बाद जो है इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। 52 दिन के उपवास के बाद इनकी मृत्यु हो गई थी पोटी श्री रामल्लू की। और जैसे इनकी मृत्यु हुई, गवर्नमेंट ने देखा कि यार हो सकता है कि आंदोलन बढ़ जाए या उग्र हो जाए, और इन्हीं को देखते हुए एक नया राज्य का गठन कर दिया गया अचानक से, जिसका नाम क्या बना, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के नाम से एक नए राज्य का गठन कर दिया गया भाषा के आधार पर। किसके आधार पर डियर, भाषा के आधार पर इस राज्य का अचानक से गठन किया गया था, याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश का। तो इस तरह से हमारे देश में पहली बार भाषा के आधार पर एक नए राज्य का गठन किया गया, आंध्र प्रदेश। पोटी श्रीरामल्लू 52 दिन के उपवास के बाद इनकी मृत्यु हुई थी 1952 में। ये सारे आयोग थे डियर जो भी हमारे देश में बनाए गए थे, और किस प्रकार से हमारे देश में राज्यों का विभाजन हुआ, आइए अब देखते हैं उसके बारे में। हमारे देश में जो राज्यों का विभाजन है डियर, उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया। कितने, 4 भागों में डिवाइड किया गया था राज्यों को। ठीक है, सबसे पहला था भाग का। आखिर भाग का में क्या चीजें थी, तो याद रखिएगा, भाग का में रखा गया था ऐसे राज्यों को, ठीक है, जो 1935 में जो शासन, भारत शासन अधिनियम लागू हुआ था, उस समय जो प्रांत थे गवर्नर के अधीन, यानी जो 1935 का भारत शासन अधिनियम था डियर, भारत शासन अधिनियम, ठीक है, उसमें जो उस समय प्रांत थे भारत शासन अधिनियम के तहत, भारत शासन अधिनियम के तहत जो प्रांत थे उन्हीं को इसमें रखा गया था। ठीक है, गवर्नर के अधीन जो प्रांत थे, याद रखिएगा, गवर्नर के अधीन जो प्रांत थे उनको रखा गया था किसमें, भाग का में। ठीक है, भाग का में रखा गया था जो भी गवर्नर के अधीन राज्य थे। उसके अलावा भाग खा में किसको रखा गया है, तो भाग खा में रखा गया जो भी बड़ी देशी रियासतें थी। ठीक है, जो बड़ी देशी रियासतें हैं उनको किस में रखा गया डियर, तो उनको रखा गया था भाग खा में। सारे पॉइंट को ध्यान से समझिएगा, देशी रियासतों को जो बड़ी हैं उनको भाग खा में रखा गया था, और जो छोटी रियासतें थी, जो छोटी रियासतें थी जिनको, जहां पर चीफ कमिश्नर होता था, ठीक है, जिसमें जो शासन करता था वो चीफ कमिश्नर होता था, तो वहां पर छोटी रियासतों को किस में रखा गया था, तो छोटी रियासतों को रखा गया था भाग गा में। और भाग घा में किसे रखा गया था डियर, तो वो है जैसे आपके द्वीपीय थे, जैसे अंडमान निकोबार। ठीक है, अंडमान निकोबार जो है आपका, इसको रखा गया था किसमें, भाग खा में। सारे पॉइंट को ध्यान से समझिएगा, भाग खा में इसको रखा गया था। ठीक है, ये 4 प्रकार के विभाजन किए गए थे भारत में उस समय, और इसमें जो है पहला जो था भारत शासन अधिनियम के तहत जो भी प्रांत आते थे जो गवर्नर के अधीन होते थे, बड़े बड़े प्रांत, वो सारे आते थे भाग का में। भाग खा में बड़ी बड़ी जो देशी रियासतें थी डियर वो आती थी, छोटी रियासतें भाग गा में आती थी, और भाग घा में कौन आता था, अंडमान और निकोबार जो आपका था वो किस में आता था, तो भाग घा के अंतर्गत आता था। याद रखिएगा ये सारी चीजें। ठीक है, और इसी समय ये भी आपको याद रखना है कि भारत तो आजाद हो चुका था, लेकिन अगर आप देखेंगे तो दमन दीव, ठीक है, दमन दीव, उसके अलावा दादर नगर हवेली, दादर नगर हवेली, और आपका इधर आप देखेंगे बगल में एक छोटा सा राज्य है गोवा, और लक्ष्य यहाँ पर
ये सारे जो हैं आपके किसके कब्जे में थे? तो ये आपके कब्जे में थे किसके? पुर्तगालियों के। ठीक है, इस समय ये जो है पुर्तगालियों के कब्जे में भारत के आजाद होने के बाद भी थे। और अगर हम पूरब साइड की बात करें तो पूरब की तरफ डियर आपके कुछ क्षेत्र थे, जैसे यनम हो गया, यनम के अलावा पांडिचेरी हो गया, पांडिचेरी हो गया और करेकल हो गया। ठीक है, करेकल, लक्षद्वीप, लक्षद्वीप और माहे, ये ऐसे सारे क्षेत्र थे जो उस समय किसके कब्जे में थे? तो फ्रांसीसियों के। ठीक है, ये फ्रांसीसियों के कब्जे में थे उस समय तक। और ये ऊपर हमने जो देखा है कि दामन दीव, दादर नगर हवेली, यानी जो पश्चिमी घाट की तरफ जो भी क्षेत्र थे वो पुर्तगाल के अंतर्गत आते थे और ये सारे जो हैं फ्रांसीसियों के कब्जे में थे 15 अगस्त 1947 तक। इस तरह से कुछ विभाजन था हमारे देश का 15 अगस्त 1947 में। ठीक है, 15 अगस्त 1947 तक की बात की गई है डियर यहाँ पर। अगर हम नेक्स्ट यहाँ पर बात करें, जब 1953 में 1953 में एक आयोग बनाया गया जिसको कहते हैं फजल अली आयोग। कौन सा? 1953 में एक आयोग बनाया गया, फजल अली आयोग। इस फजल अली आयोग के द्वारा जो है क्या कहा गया, इसमें जो है फजल अली आयोग की अगर हम बात करें डियर तो इसमें एम.एन. पडिक्कर और एच.एन. कुंजरू भी शामिल थे। दो लोग और थे, कौन थे? तो एम.एन. पडिक्कर। ठीक है, एम.एन. पडिक्कर इसमें शामिल थे, याद रखिएगा, एम.एन. पडिक्कर और साथ में एच.एन. कुंजरू। सारे पॉइंट समझिएगा ध्यान से, ये आपके एग्जाम में भी कई बार पूछा जा चुका है कि जो आपका फजल अली आयोग बनाया गया था राज्यों के पुनर्गठन के लिए, इसको राज्य पुनर्गठन आयोग कहते हैं डियर। क्या कहते हैं? राज्य पुनर्गठन आयोग जो बनाया गया था 1953 में। कितने लोग थे? तो फजल अली, एम.एन. पडिक्कर और एच.एन. कुंजरू, 3 लोग इसमें शामिल थे। इसका निर्माण 1953 में किया गया था और इन्हीं के आधार पर, इसी राज्य पुनर्गठन के आधार पर ही 1956 में राज्य का पुनर्गठन यानी भारत देश का पुनर्गठन किया गया। इसी के आयोग के आधार पर डियर कितने पुनर्गठन हुए? तो भारत में 14 राज्य बनाए गए और भारत में 6 केंद्र शासित प्रदेश यानी 6 यूनियन टेरिटरी बनाया गया था उस समय 1956 में, जब इस राज्य पुनर्गठन आयोग के द्वारा भारत को 14 राज्यों में और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया था। ठीक है, लेकिन हमने तो अभी डिस्कस किया कि हमारे देश में 28 स्टेट हैं, कितने? 28 और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो ये 6 और 14 कैसे हैं? और आज इनकी संख्या डबल हो गई है। ठीक है, तो ये सारी चीजें कैसे हुई हैं, आइए उसको देखते हैं, इसके हम थोड़े से डिटेल के बारे में। तो डियर याद रखिएगा, सबसे पहले 1960 में 1960 में सबसे पहले गुजरात बना था। महाराष्ट्र से अलग होकर एक नया राज्य बना था जिसका नाम क्या है? गुजरात। उसके बाद 1963 में एक नया राज्य बना था 1963 में, कौन सा? नागालैंड। ठीक है, नागालैंड ये आपका एक अलग से राज्य बना था आसाम से अलग होकर 1963 में। सारे पॉइंट को ध्यान से समझिएगा। उसके बाद 1966 यानी 3 साल बाद फिर से एक नया राज्य बन गया, कौन सा? पंजाब से अलग होकर के हरियाणा। ठीक है, पंजाब से अलग होकर के एक नया राज्य बन गया हरियाणा। हरियाणा के बाद फिर से 5 साल बाद 1971 में डियर 1971 में एक और राज्य बन गया, कौन सा? हिमाचल प्रदेश। ठीक है, और हिमाचल प्रदेश 1971 में एक और राज्य बन गया। 1907 की बाद फिर से 1972 में मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा 3 नए राज्य बने। कौन कौन से? मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा 3 नए राज्यों का निर्माण हुआ 1972 में। इसी के 3 साल पश्चात 1975 में एक और राज्य को भारत में शामिल किया गया जिसका नाम था सिक्किम। ठीक है, सिक्किम को भारत में 1975 में शामिल किया गया था, याद रखिएगा। इसके बाद जो है थोड़ा सा लंबा टाइम लगा, लेकिन 1987 में फिर से भारत में 3 नए राज्य बनाए गए जिसका नाम है अरुणाचल प्रदेश। पहला है अरुणाचल प्रदेश। सिक्किम जो है भारत का 22वां राज्य था, याद रखिएगा, 22वां राज्य बना था उस समय। अरुणाचल प्रदेश है, उसके बाद गोवा। ठीक है, गोवा है और आपका मिजोरम है। गोवा और मिजोरम ये 3 राज्य बने
गोवा जो है भारत का 25वां राज्य बना था, याद रखिएगा इसको, गोवा भारत का 25वां राज्य बना था। ठीक है, इसके बाद 13 साल बाद फिर से 2000 में, कब डियर, 2000 में जो है भारत में फिर से 3 नए राज्यों का निर्माण किया गया। 1 नवंबर को भारत में छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ। किसका डियर, छत्तीसगढ़ का। 9 नवंबर को, एक ही महीने की बात हो रही है, 9 नवंबर को जो है भारत में उत्तराखंड, ये उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया। ठीक है, और 15 नवंबर को झारखंड बिहार से अलग करके बनाया गया, झारखंड का निर्माण किया गया। तो इस प्रकार से ये सारे राज्य बन गए। लेकिन अभी हाल ही में 2014 में डियर, कब, 2014 में 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग करके एक नया राज्य बना दिया गया जिसका नाम है तेलंगाना। क्या नाम है डियर, तेलंगाना इसका नाम है, जो भारत का उस समय का 29वां राज्य बना था। ये जब बना था तब भारत में 29 राज्य हो गए थे, याद रखिएगा, 29th स्टेट ऑफ इंडिया। ठीक है, लेकिन अभी हाल ही में 2 वर्ष पहले 31 अक्टूबर 2019 में डियर भारत में एक फिर से बड़ा बदलाव हुआ। ठीक है, 31 अक्टूबर 2019 में, इस समय आखिर क्या हुआ, तो इस समय भारत में एक राज्य था जम्मू कश्मीर। कौन सा डियर, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर को समाप्त किया गया, यानी राज्य कितने हो गए बच्चे, 28। उसके अलावा जब समाप्त किया गया तो इसको बांट दिया गया 2 पार्ट में, एक हो गया जम्मू कश्मीर, दूसरा हो गया लद्दाख। ठीक है, दूसरा कौन सा हो गया डियर, लद्दाख हो गया। दोनों को बना दिया गया यूनियन टेरिटरी, यानी भारत में 2 यूनियन टेरिटरी की संख्या बढ़ गई। तो इस तरह से हमारे देश में जो है कितने यूनियन टेरिटरी हो गए थे उस समय, 28, क्योंकि राज्य 29 थे और एक कम हो गया जम्मू कश्मीर, तो हो गए 28। तो स्टेट कितने हो गए थे, 28। और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या उस समय तक हमारे यहाँ कितनी हो गई थी डियर, 9 हो गई यूनियन टेरिटरी की संख्या। लेकिन फिर से थोड़ा सा बदलाव हुआ और दमन दीव, किसको डियर, दमन दीव और दादर नगर हवेली, दमन और दादर नगर हवेली, दोनों जो आपके अलग अलग यूनियन टेरिटरी थे, दोनों को कर दिया गया एक में। ठीक है, और यहां पर जो है यूनियन टेरिटरीज की संख्या कितनी हो गई, 8। तो इस तरह से अगर हम आज की बात करें डियर, इस समय हमारे देश में टोटल कितनी संख्या हो गई है स्टेट की, तो याद रखिएगा भारत देश में इस समय टोटल 28 स्टेट हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। तो ये था इंट्रोडक्शन। सबसे लास्ट में जो चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, आज हमारे देश में टोटल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये सारी चीजें थी डियर हमारे देश में राज्यों के पुनर्गठन के बारे में जो आपको समझना था। ठीक है, सारी चीजों बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट थे जो भी हमने डिस्कस किया है आज के सेशन में। होप सो आप सारी लोगों को समझ में आया होगा कि राज्यों का भारत में पुनर्गठन किस प्रकार से किया गया, भाग 1 क्या है और किस प्रकार से सारी चीजों को हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया है। ठीक है, होप सो सारी चीजें अंडरस्टैंड की होंगी आप लोग। और फिर से डियर आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस सेशन को एक बार शेयर कर दीजिएगा अपने सारे दोस्तों के बीच में। हम लोग फिर से मिलेंगे नए टॉपिक के साथ में, इंटरेस्टिंग टॉपिक जो भी होगा, और फिर डिस्कस करेंगे सारी चीजों को। तब तक के लिए आप सभी लोगों को डियर थैंक यू सो मच ऑल माय डियर स्टूडेंट। ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक आप सभी लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय कीजिए और सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच ऑल माय डियर स्टूडेंट्स।